नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है एपोमिक्सिस या असंग जनन। पुष्पीय पादपों में जनन के अंतर्गत ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए अध्ययन करते हैं असंग जनन एपोमिक्सिस का। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि असंग जनन या एपोमिक्सिस किसे कहते हैं। तो देखिए, एपोमिक्सिस या असंग जनन दो शब्दों से मिलकर के बना है, एपो और मिक्सिस। एपो का मतलब होता है बिना और मिक्सिस का मतलब होता है मिश्रण, अर्थात बिना मिश्रण के। यहाँ मिश्रण से तात्पर्य है दो केंद्रकों के मिलने से। तो सीधी सी बात, अगर हम असंग जनन को समझाने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, युग्मक आपस में मिलते नहीं हैं। परिभाषा हम देखते हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए पादपों का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन के होता है, अर्थात बिना निषेचन के बीज के निर्माण की क्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज 1908 में विंकलर ने की थी और कुछ एग्जाम्पल जैसे नींबू या नागफनी है। मैं इसे समझा दूं विस्तार से आपको। देखिए, आपने पुष्पीय पादपों में देखा होगा कि पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दो अंग होते हैं। पुंकेसर से पहले परागकोश, परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे लघु बीजाणु बनते हैं। ये लघु बीजाणु अंकुरित होते हैं और उसके बाद दो नर युग्मक बनते हैं। वहीं स्त्रीकेसर में जो बीजांड है उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है जिसमें अंड कोशिका और अन्य कोशिकाएं होती हैं। जब ये नर युग्मक और ये अंड कोशिका आपस में संलयित होते हैं, आपस में इन दोनों का मिश्रण होता है, तो उससे बनता है भ्रूण, अर्थात एक छोटा पौधा। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन असंग जनन में क्या होता है, ये नर और मादा युग्मक के मिलने की जो क्रिया है, जिसको हमने क्या कहा, संलयन, ये क्रिया नहीं होती। और इन दोनों युग्मकों के मिलने की क्रिया जिसको हम संलयन कह रहे हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन का मतलब यह है नर और मादा युग्मक का मिलना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि असंग जनन जो क्रिया है वो क्रिया है जिसके अंतर्गत बिना निषेचन के, अर्थात बिना नर और मादा युग्मक के मिले बीज बन जाता है। तो ये क्रिया आपकी कहलाएगी असंग जनन। यह तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 रिकरेंट एपोमिक्सिस, नंबर 2 नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और नंबर 3 एडवेंटियस एम्ब्रायो। एक एक करके हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की। क्या है ये, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अंतर्गत गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। एक सामान्य प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस करती है और उससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और इन्हीं में से एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब आगे क्या है, अब आप समझिए। देखिए, ये एक बीजांड का डायग्राम है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है जिसने अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाए, 4 गुरु बीजाणु बनाए। और अब इन्हीं 4 गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु ने एक्टिव होकर के ये संरचना बना दी जिसको हमने क्या कहा, भ्रूण कोश। अब ये जो भ्रूण कोश है, स्वाभाविक सी बात है, ये गुरु बीजाणु से बना है अर्धसूत्री विभाजन के बाद। तो इस भ्रूण कोश के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी, चाहे वो प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हो, चाहे अंड हो, चाहे सहायक कोशिकाएं हो, सब की सब कैसी होंगी, अगुणित होंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस प्रकार से जो अगुणित भ्रूण कोश बना, इसकी अंड कोशिका यदि बिना निषेचन के सीधे भ्रूण का निर्माण कर दे तो इसे अगुणित अनिषेक फलन या हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, मैंने आपको भी बताया कि ये संरचना जो भ्रूण कोश है किससे बनी है, गुरु बीजाणु से बनी है अर्धसूत्री विभाजन के बाद। तो ये जितनी भी कोशिकाएं ये कैसी हैं, हैप्लॉइड है, अगुणित है। अब सामान्य प्रक्रिया में क्या होगा कि ये जो अंड कोशिका है ये नर युग्मक से मिलेगी और उसके बाद क्या बनेगा, आपका भ्रूण बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये अंड कोशिका बिना नर युग्मक से मिले सीधे विभाजित होकर बना देती है क्या, भ्रूण। और इस समय इस अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, अगुणित है, हैप्लॉइड है। तो इससे बनने वाला जो भ्रूण होगा वो भी कैसा होगा,
अगुणित होगा, जबकि भ्रूण कैसा होना चाहिए, द्विगुणित होना चाहिए, क्योंकि नर युग्मक भी मिलता है अंड कोशिका में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अंड कोशिका अगुणित अंड कोशिका सीधे भ्रूण में परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार के क्रिया को हम कहते हैं अगुणित अनिषेक फलन। तो यहाँ पे जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा, अगुणित होगा। इसी में एक और कंडीशन आती है कि यदि अगुणित भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका जैसे प्रतिध्रुवीय कोशिका या सहायक कोशिका से बिना निषेचन भ्रूण बनता है, तो इस क्रिया को हम अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर ये अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बना दे तो उसको हमने क्या कहा, अगुणित अनिषेक फलन। इसके अलावा अंड कोशिका के अलावा यदि ये जो 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों में से कोई एक, या जो नीचे 2 सहायक कोशिकाएं हैं, इन दोनों में से कोई एक कोशिका बिना नर युग्मक से मिले, बिना निषेचन के ये नए भ्रूण का निर्माण कर दे, तो उस क्रिया को हम कहते हैं अगुणित अपयुग्मन, हैप्लॉइड एपोगेमी। और ध्यान रखिए, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में चूंकि निषेचन नहीं हुआ है, बनने वाला जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा, अगुणित होगा। गुणसूत्रों का केवल एक सेट ही होने के कारण से ऐसा जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा, नॉन फर्टाइल होगा, बंदय होगा। एक साइंटिस्ट थे जॉर्गनसन, जिन्होंने सबसे पहले सोलेनम नाइग्रम में इस प्रकार की घटना को देखा। सामान्यतः ये घटना बहुत कम देखने को मिलती है और जनरली ये टेरिडोफाइट्स में ये घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगुणित अनिषेक फलन किसे कहते हैं और अगुणित अपयुग्मन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस की। देखिए, भ्रूण कोश का निर्माण, यदि भ्रूण कोश का निर्माण बीजाणुद्भिद द्विगुणित कोशिकाओं से हो, भ्रूण कोश का निर्माण बीजाणुद्भिद द्विगुणित कोशिकाओं से हो, तो इसी क्रिया को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस या एपोस्पोरी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भ्रूण बनता है वो द्विगुणित होता है और भ्रूण निर्माण के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। अब इसको समझाएंगे हम आपको डायग्राम के माध्यम से, एक एक करके आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा कि जो सामान्य प्रक्रिया है, वो सामान्य प्रक्रिया क्या है कि बीजांड से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी और बीजांड के बाहर जो आवरण होगा उसको क्या कहेंगे हम, बीजांडकाय और बाह्य और अंतः अध्यावरण। बीजांड के 2 भाग हो गए, एक उसके अंदर जो कोशिका उसको हमने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा, और जो बाहर आवरण है उसको क्या कहा, अध्यावरण, और अंदर जो ऊतक था उसको हमने क्या कहा, बीजांडकाय या न्यूक्लियस। इसके बाद ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। उन 4 गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु एक्टिव होकर के बनाता है भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है अंड कोशिका और अन्य कोशिका जिनमें प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो यहाँ आपने देखा कि भ्रूण कोश किससे बनता है, गुरु बीजाणु से, और गुरु बीजाणु कब बनते हैं, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है वो बीजाणुद्भिद द्विगुणित कोशिकाओं से हो जाता है। और बीजाणुद्भिद द्विगुणित कोशिकाएं कौन सी हैं, वो एक एक करके समझते हैं। इसके अंतर्गत भी 2 कैटेगरी आती हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। जैसे पहला, यदि बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूणकोश विकसित हो जाता है तो उसे हम कायिक बीजाणुता कहते हैं। इसमें भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अब अगर आप देखें तो बीजांड का जो बीजांडकाय या अध्यावरण है, ये जो बाहर का आवरण है, जो अंदर का ऊतक है, ये किसका हिस्सा है, ये बीजाणुद्भिद द्विगुणित कोशिकाओं का हिस्सा है। क्योंकि बीजांड के अंदर की जितनी भी कोशिकाएं वो कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। तो अगर इस बीजांड का या अध्यावरण से इनकी किसी कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बन जाए, तो देखिए यहाँ पे जो भ्रूणकोश बनेगा वो द्विगुणित होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी एक कोशिका से सीधे भ्रूणकोश बन गया, तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहेंगे सोमेटिक एपोस्पोरी। एपोस्पोरी हमने इसलिए कहा क्योंकि ये किससे बना है, एक बीजाणुद्भिद द्विगुणित कोशिका से सीधे भ्रूणकोश आपका बन गया। तो ये रिकरेंट एपोमिक्सिस है, और उसकी भी एक कैटेगरी मैंने आपको बता दी, सोमेटिक एपोस्पोरी। अब हम बात करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस में ही एक दूसरी स्थिति की। देखिए, भ्रूण कोश का निर्माण, अभी हमने पढ़ा कि भ्रूण कोश का निर्माण किससे हुआ था, बीजांडकाय या अध्यावरण से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस भ्रूण कोश का जो निर्माण है वो द्विगुणित प्रपशु कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हो जाता है, और इस क्रिया को हम जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं।
देखिए यहाँ पे भी दो कैटेगरी बन सकती हैं। अगर प्रपसु कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो हम उसको जनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं, और इसी में अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्माण हो तो हम उसको डिप्लोस्पोरी का नाम देते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, जनरली क्या होता है, बीजांड के अंदर एक कोशिका विकसित होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका। ये आप डायग्राम में देखिए, इस प्रकार का जब बीजांड शुरुआती अवस्था में होता है, विभ्यूतक ऊतकों समूह होता है, तो इस प्रकार से एक कोशिका डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं प्रपसु कोशिका। और ये प्रपसु कोशिका सामान्यतः विभाजित होकर बनाती है बीजांडकाय, बीजांड का अध्यावरण और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद गुरु बीजाणु, और वो गुरु बीजाणु बनाते हैं क्या, एक अगुणित भ्रूण कोश। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये बीजांडकाय या अध्यावरण या तो ये भ्रूण कोश में बदल जाते हैं, या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये भ्रूण में बदल जाती है, या फिर प्रपसु कोशिका भ्रूण में बदल जाती है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी में क्या होता है, या तो ये जो प्रपसु कोशिका है ये सीधे कन्वर्ट हो जाए किसमें, भ्रूण कोश में, या ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कन्वर्ट हो जाए किसमें, भ्रूण कोश में। तो ये दो व्यवस्थाएं कहलाती हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। यदि प्रपसु कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सीधे भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाए, द्विगुणित भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाए, तो इस क्रिया को हम कहते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। और इसी में ये जो क्रिया है जनरेटिव एपोस्पोरी की, जो ये क्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूण कोश बन गया सीधे, इस क्रिया को हम डिप्लोस्पोरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आपका भ्रूण कोश बनेगा, ये भ्रूण कोश कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि भ्रूण कोश कैसा होगा, द्विगुणित होगा। इसी में अब जो कंडीशन आती है उसके आगे का समझिए। आप ये सोचिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से या प्रपसु कोशिका से आपका भ्रूण कोश बन गया, और ये जो भ्रूण कोश यहाँ बना, ये भ्रूण कोश कैसा है, द्विगुणित है, क्योंकि ये प्रपसु कोशिका से और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बना। ये गुरु बीजाणु से नहीं बना है, किससे बना है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या प्रपसु कोशिका से एक द्विगुणित भ्रूण कोश आपका बन गया। अब इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं कि देखिए, अगर इस अंड कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप, क्योंकि अंड कोशिका भी यहाँ पे कैसी होगी, द्विगुणित होगी, तो अगर इस अंड कोशिका से भ्रूण कोश बनता है तो उसकी क्रिया को हम कहते हैं द्विगुणित असंजनन। और यदि अंड कोशिका के अतिरिक्त इन तीन कोशिकाओं में या इन नीचे की दो कोशिकाओं से भ्रूण बनता है तो उसकी क्रिया को कहते हैं द्विगुणित अबीजाणुता। तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। जनरेटिव एपोस्पोरी का मतलब क्या है, यदि प्रपसु कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे भ्रूणकोश बन जाए, द्विगुणित भ्रूणकोश बन जाए, तो उसको कहते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या है कि यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूणकोश बन जाए, ये भी जनरेटिव एपोस्पोरी ही है, लेकिन इसे अलग से हम डिप्लोस्पोरी के नाम से भी जानते हैं। अब आपका भ्रूण बन गया, जनरेटिव एपोस्पोरी के माध्यम से आपका जो भ्रूण कोश है ये बन गया, और इस भ्रूण कोश के अंदर की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। अब अगर इस अंड के विभाजन से आपका भ्रूण बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, द्विगुणित असंजनन। और यदि अंड के अलावा अन्य कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण बन जाए तो उसको कहेंगे हम द्विगुणित अपबीजाणुता। और अब हम बात करते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायोनी की। क्या है ये एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, देखिए इसमें भ्रूण भ्रूण कोश के बाहर की द्विगुणित कोशिकाओं जैसे बीजांडकाय की कोशिकाएं या अध्यावरण से सीधे विकसित होता है। देखिए अब तक आपने ये देखा था कि इन जितनी भी प्रक्रियाओं में आपने पढ़ा, आपने देखा था कि भ्रूण किससे बनता है, भ्रूण कोश की किसी कोशिका से। समझिएगा, भ्रूण किससे बनता है, भ्रूण कोश की किसी कोशिका से, या तो भ्रूण कोश की अंड कोशिका से, या भ्रूण कोश की प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं से, या भ्रूण कोश की सह कोशिकाओं से। तो भ्रूण हमेशा भ्रूण कोश की किसी कोशिका से बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भ्रूण भ्रूण कोश की किसी कोशिका से ना बनकर सीधे सीधे किसी द्विगुणित कोशिका जैसे बीजांडकाय या अध्यावरण से सीधे विकसित हो जाएगा, अर्थात भ्रूण कोश नहीं बनेगा। तो ऐसे क्रिया को हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। यहाँ सीधे मात्र बीजाणुद्भिद से सीधे द्विगुणित भ्रूण बनता है, अतः पीढ़ी एकांतर नहीं पाया जाता। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, देखिए यहाँ बीजांडकाय और अध्यावरण है। सामान्यतः भ्रूण कैसे बनेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भ्रूण कोश की अंड कोशिका जब नर युग्मक से मिलती है तो भ्रूण बनता है। और यहाँ इस क्रिया में अगर आप देखें तो पहले क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा, और भ्रूण कोश से फिर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। लेकिन एडवेंटिव एम्ब्रायोनी में क्या होता है, जो बीजांड है उसमें
बाहर की जो भ्रूण कोश के बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं, बीजांडकाय या अध्यावरण, जो कि डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, इन कोशिकाओं से डायरेक्ट भ्रूण बन जाएगा। इन कोशिकाओं से आपका भ्रूण कोश नहीं बनेगा और फिर भ्रूण कोश से भ्रूण नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, सीधे जो ये संरचना है बीजांडकाय अध्यावरण, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, एम्ब्रायो में। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सिट्रस है, एलियम है, यूफोर्बिया है, इन सब में इस प्रकार की एम्ब्रायोनी देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं असंग जनन के महत्व की। तो देखिए इस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। आप जानते हैं इस क्रिया में मियोसिस नहीं हो रही है, सामान्यतः मियोसिस नहीं होगी, तो जीन विनिमय की क्रिया भी नहीं होगी, अतः संतति में नए लक्षण नहीं आते। और इस प्रकार से जो बनी संतति होती है वो क्लोन के समान होगी, अर्थात उनकी जो संरचना है और कार्य की कैसी होगी, एक समान होगी। तो एक महत्वपूर्ण करैक्टर असंग जनन का यह है कि इस प्रकार से बनने वाले जो पौधे होते हैं उनमें नए लक्षण नहीं आते। इस क्रिया से उत्पन्न जो बीज होंगे वो जब हम बोएंगे तो उनसे जो पादप बनेंगे उनमें मूल लक्षण नहीं बदलते, क्योंकि जब उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो बाहर से कोई करैक्टर नहीं आया, युग्मकों का जो आपका विनिमय होता है, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, वो नहीं होगा, तो नए लक्षण नहीं आएंगे। तो जो भी बीजों से पादप बनेंगे वो कैसे होंगे, मूल लक्षण वाले होंगे। और इस कारण से किसान इन्हें प्रतिवर्ष उपयोग कर सकते हैं और उन्हें प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संकर बीज आप जानते हैं मार्केट में बहुत अधिक रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा इस क्रिया से पौधे के लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप जानते हैं अगर असंग जनन के माध्यम से हम पादप की उत्पत्ति करें और इससे बनने वाले सीड्स को हम रखें संभाल कर, तो काफी लंबे समय तक हम जो अच्छे करैक्टर हैं एक पादप के, वो उन अच्छे लक्षणों को काफी लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो जीन का विनिमय नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसलिए जो मूल लक्षण है पादप के वो बने रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने असंग जनन के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।